जी, हम ड्रग एडिक्शन के लास्ट उसमें टॉपिक पे हैं। हम ट्रीटमेंट कर रहे थे। लास्ट क्लास का जो है सेकंड पार्ट ये रह गया था ड्रग एडिक्शन का। ट्रीटमेंट के हवाले से जो है वो मुख्तलिफ इसके ट्रीटमेंट्स हैं। मेडिकल ट्रीटमेंट ज़रूरी है, मॉरल और सोशल ट्रीटमेंट भी ज़रूरी है, लेकिन एडिक्शन के लिए सबसे ज़्यादा हम कहते हैं कि सपोर्ट चाहिए होती है फ्रेंड्स और फैमिली की। क्योंकि डॉक्टर को तो आप पेमेंट करते हैं ट्रीटमेंट की, डॉक्टर तो जो है अपना काम करेगा, लेकिन उसको सपोर्ट चाहिए डॉक्टर को उस पेशेंट की, फैमिली की, उसके फ्रेंड्स की और उसके इर्द गिर्द के जो लोग हैं उसकी, ताकि जो है वो ट्रीटमेंट आराम से हो सके। तो दो तरह के ट्रीटमेंट प्रोग्राम्स होते हैं। एक इन पेशेंट होता है, एक आउट पेशेंट प्रोग्राम होता है। इन पेशेंट जो प्रोग्राम्स होते हैं उसके अंदर जो है वो रिहेबिलिटेशन जो सेंटर है उसके अंदर वो रहता है, अंदर रहता है, उसका ट्रीटमेंट होता है एक्सक्यूज मी, उसका ट्रीटमेंट होता है। और ट्रीटमेंट होने के बाद जो है वो, और जब तक ट्रीटमेंट चलता रहता है, फैमिली के और फ्रेंड्स जो है उनसे मिलने आते रहते हैं। और जो आउट पेशेंट ट्रीटमेंट होता है वो ये होता है कि इतना सीवियर केस नहीं होता, और उस हवाले से उसको जब लेके छोड़ा जाता है या ट्रीटमेंट हो जाती है और कुछ हफ्ते रह जाते हैं, तो अगर उसको डिस्चार्ज कर दिया जाता है हॉस्पिटल से या रिहेबिलिटेशन सेंटर से, काउंसलिंग भी हो जाती है, उनको पता होता है कि ये अब जो है उसको टेस्ट कर रहे होते हैं कि ये सोसाइटी में दोबारा जा सकता है कि नहीं जा सकता। उस वक्त ज़्यादा उनको फ्रेंड्स की और फैमिली की सपोर्ट की भी ज़रूरत पड़ती है। तो यहाँ पर जो है वो मेन आस्पेक्ट ट्रीटमेंट में जो है वो फिजिकल ट्रीटमेंट से ज़्यादा हम कहते हैं कि फैमिली और फ्रेंड्स से जो है सपोर्ट है। अब सपोर्ट का भी हम अब डिस्कस करते हैं कि किस किस्म की हम सपोर्ट मांग रहे हैं। पहली थेरेपी जो है ट्रीटमेंट के प्रोग्राम की, वो विड्रॉल थेरेपी कहलाती है। विड्रॉल थेरेपी का मतलब जो है ये होता है कि जब आप ड्रग्स लेना छोड़ते हैं, किसी किस्म की भी ड्रग्स जिसमें आप जिसको अब्यूज़ करते हैं, सब्सटेंस अब्यूज़ का इशू है, और आपने वो लेना छोड़ी, चाहे वो चाय कॉफ़ी ही क्यों ना हो, तो इंसान के अंदर एक विड्रॉल, ये फिजिकली विड्रॉल सिम्टम्स आते हैं। और ये विड्रॉल सिम्टम्स जो आते हैं उसको हम कहते हैं, विड्रॉल सिम्टम्स आते हैं उसमें पसीना आता है, स्वेटिंग होती है, बुखार भी आ जाता है, क्योंकि आपका जिस्म जो है उस सब्सटेंस को मांग रहा होता है। वो चाहता है कि आपको वो सब्सटेंस मिले, क्योंकि आपका जिस्म जो है, आपकी अंदर की जो बॉडी है, वो उस ड्रग की, उस चीज़ की आदी हो गई है। जैसे कॉफ़ी पीने वालों को कैफीन की इतनी आदत हो जाती है कि जब वो कॉफ़ी पीना छोड़ते हैं तो इनका जिस्म जो है वो टूटने, आप कहते हैं ना जिस्म टूटने लगता है, दर्द हो रहा होता है। तो यहाँ पर भी विड्रॉल थेरेपी में होता है। लेकिन विड्रॉल का मतलब ये होता है। अच्छा, विड्रॉल थेरेपी क्या होती है? विड्रॉल थेरेपी का जो गोल होता है वो ये होता है कि जिस्म के अंदर जितनी भी ड्रग्स हैं उनको ख़त्म किया जाए, उसके इम्पैक्ट को ख़त्म किया जाए, उसके इफेक्ट्स को ख़त्म किया जाए। इस प्रोसेस को टॉक्सिफिकेशन का प्रोसेस कहते हैं, या डिटॉक्सिफाई किया जाता है। डॉक्टर इसके अंदर क्या करता है कि जो ड्रग एडिक्ट होता है उसको जल्दी से जल्दी स्टॉप करवाता है, ताकि सेफली और क्विकली स्टॉप करवाता है, ताकि वो ड्रग्स को लेना छोड़ दे। और इसके बाद फिर जो उसके उस ट्रीटमेंट के दौरान सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो एस्पेक्ट ये होता है कि जो क्रेविंग होती है दोबारा वो चीज़ लेने की, उसके अंदर फैमिली का इम्पोर्टेंट रोल है। बाज़ औक़ात उसमें इतना दर्द, शदीद दर्द और इतना तेज़ बुखार और इतनी तबीयत ख़राब हो जाती है, बल्कि बाज़ औक़ात नहीं बल्कि हर दफ़ा इतनी तबीयत ख़राब हो जाती है कि फैमिली मेंबर्स जो हैं वो, उनसे देखा नहीं जाता ये तबीयत, इनका दर्द, इनकी तकलीफ़। वो ये समझते हैं कि हम इनकी हेल्प कर रहे हैं, और वो क्या करते हैं कि वो बहाने से छुप के जो है वो ड्रग्स लाके उनको दूध के अंदर या कोई ऐसी खाने-पीने की चीज़ में डाल के दे देते हैं, और डॉक्टर्स को नहीं पता चलता। बाज़ औक़ात इसी वजह से जो है पेशेंट्स जो हैं वो विथड्रॉल थेरेपी से नहीं गुज़र पाते, और उनका ड्रग का प्रॉब्लम जो है वो वहीं का वहीं रहता है। तो बाज़ जो है, इसलिए हम कहते हैं कि फैमिली और फ्रेंड्स का सपोर्ट इस हवाले से सिर्फ नहीं चाहिए कि वो उनको मॉरल सपोर्ट करें, उनको दिलासे दें, उनको दिखाएँ दें कि हम जो हैं आपके साथ हैं ट्रीटमेंट के दौरान, बल्कि उनकी सपोर्ट इस हवाले से भी शामिल है कि जब विथड्रॉल होता है या विथड्रॉल थेरेपी चल रही होती है, उस दौरान जो है वो पेशेंट के पास आकर उनको ड्रग्स नहीं दी जाए, या उनकी जो प्ली होती है
वो जो पेशेंट्स होते हैं वो गिड़गिड़ा रहे होते हैं, वो इस किस्म की बातें कर रहे होते हैं कि हम मर जाएंगे अब हम नहीं देंगे, और इस तरह की बातें, जो इमोशनल ब्लैकमेल होता है, और उनको लग भी रहा होता है ऐसा पेशेंट्स को कि वो सचमुच में मर रहे हैं, और क्योंकि उनको वो चीज़ मिल नहीं रही होती जिस्म को, तो जिस्म जो है बहुत शदीद किस्म के पेन का शिकार होता है। इसी वजह से उनको फीवर भी, हाई फीवर भी होता है, और आपको दूसरी तकलीफ भी नज़र आती है उनके लोगों में। अच्छा, अब ये डिटॉक्सिफिकेशन जो है वो इन्वॉल्व क्या होता है, वो ग्रेजुअल प्रोसेस है कि इनका जो डोज होता है जिस्म का, अ, दवाइयों का, ड्रग्स का, उनको उसको कम करते जाते हैं आहिस्ते आहिस्ते। अक्सर जो है डॉक्टर्स का कहना है कि रिहेबिलिटेशन सेंटर्स का कहना है कि अगर हम आहिस्ते आहिस्ते डोजेज कम करते हैं तो बाज़ औक़ात ये होता है कि इनके पास इतना रिसोर्सेज नहीं होते कि वो लोग ड्रग्स जो हैं वो उनको देते रहें, कि तो वो क्या करते हैं, डायरेक्ट कंप्लीट बंद कर देते हैं, कंप्लीटली विड्रॉल कर देते हैं स्लो विड्रॉल की बजाय। तो वैसे ओरिजिनली स्लो विड्रॉल से जो है वो इंसान का जिस्म आहिस्ता आहिस्ता यूज्ड टू होता है डोजेज कम करने के लिए। मेरे ख्याल से शायद लास्ट क्लास में भी इस तरह की बात मैंने की थी कि रिड्यूस करना चाहिए डोजेज को। आप जो है डायरेक्ट सिगरेट स्मोकिंग को भी डायरेक्ट छोड़ना चाहते हैं तो नहीं छोड़ सकते, आपको जो है ज़रूर इसके लिए जो है डोजेज को अपना मतलब वो करना पड़ता है, इसको स्लो करना पड़ता है डोजेज। तो कोई लेकिन बाज़ औक़ात ये होता है कि डॉक्टर्स डिसाइड करते हैं कि पेशेंट कितना जो है वो हेल्दी है। अगर पेशेंट हेल्दी है तो कंप्लीट विड्रॉल की बात करते हैं फ़ौरन, उनको स्लो डोजेज की बजाय डायरेक्ट ड्रग्स बिल्कुल कंप्लीटली बंद कर दी जाती हैं। और बाज़ की जो है जिस्म कमज़ोर होते हैं और वो सेहतमंद नहीं होते, एजड होते हैं अगर, तो उसमें फिर आहिस्ते आहिस्ते विड्रॉल किया जाता है और स्लोली उनकी थेरेपी की जाती है। बहुत सारी और ड्रग्स भी हैं जो नेवल अल्टरनेट के तौर पर यूज़ की जाती हैं, हेरोइन और कोकेन, और उसके अलावा लाइक ज़ाहिर है उसका उतना जो है वो नशा नहीं होता, उतना उसके अंदर जो है वो इंटॉक्सिफिकेशन नहीं होती कि वो लोग जो हैं उनको लगे कि उनको ड्रग्स मिल रही हैं। इसी वजह से जो है वो अक्सर पेशेंट्स जो हैं वो भाग जाते हैं रिहेबिलिटेशन सेंटर से, ट्रीटमेंट नहीं कराते, कंप्लीट नहीं करवाते, और या उनके माँ-बाप या उनके घरवाले जो हैं उनको गलत सपोर्ट कर रहे होते हैं जिसकी वजह से वो ठीक नहीं हो पा रहे और होते हैं, और वो इंस्टीट्यूट जो है उनको रिलीज़ कर देता है क्योंकि वो कंटिन्यूअसली जो है वो ले रहा होता है। और उसके पेशेंट्स के पास, या ऐसे भी होता है कि अगर गवर्नमेंट का है उसमें फिर पेशेंट से उसके फैमिली मेम्बर्स को मिलने नहीं दिया जाता। तो मुख्तलिफ तरीके हैं इसको रिहेबिलिटेशन करने में। इसके अंदर जो इंटरवेंशंस कही जाती हैं, तो कौन कौन सी इंटरवेंशंस ज़रूरी हैं, ये माशरे के लिए भी हैं और उन लोगों के लिए भी हैं जो ड्रग्स में एडिक्ट बन जाते हैं, इन्वॉल्व हो जाते हैं। अच्छा, इसमें हमें सोसाइटी में क्या-क्या चीज़ें ऐसी ऐड करनी होगी ताकि ड्रग एडिक्शन की में कमी आए। सबसे पहले है इंफॉर्मेशन, एजुकेशन, कम्युनिकेशन। ये अवेयरनेस के प्रोग्राम की बात की जा रही है कि ज़्यादातर मासेस को जो है यही नहीं पता होता कि ड्रग्स जो हैं लेने से क्या होता है, और ड्रग्स लेने के बाद जो है उसको जब छोड़ा जाता है तब क्या होता है, क्या प्रॉब्लम्स आती हैं, क्या प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं, ड्यूरिंग जो है वो क्या फेस करनी पड़ती हैं। अक्सर जो है मैंने बताया कि स्मोकिंग की तरह स्मोकर्स जो होते हैं और ड्रग यूज़र्स होते हैं या कोई भी किस्म का सब्सटेंस अब्यूज़ कर रहे होते हैं, वो सबको ये लगता है कि उनके पास इतना विल पावर है कि वो छोड़ देंगे, लेकिन छोड़ना बहुत मुश्किल है, छोड़ना आसान नहीं है, कंप्लीट विथड्रॉल होना मुश्किल है। इसी वजह से जो है जब वो समझते हैं कि हम कर लेंगे और जब करने की कोशिश करते हैं तो एक दिन भी बर्दाश्त नहीं हो सकता, इस वजह से दोबारा से रिकंटिन्यू कर लेते हैं। तो दोबारा से बार-बार जो है वो उनका जो है वो कोलैप्स कर जाते हैं और दोबारा से जो है ड्रग्स लेना शुरू कर देते हैं। तो ये इशू जो है वो नज़र आता है इनमें। इसलिए अगर इंफॉर्मेशन, एजुकेशन यानी अवेयरनेस उनको दी जाए, कम्युनिकेट की जाए हर लेवल पर, स्पेशली मीडिया की तरफ। मीडिया में आप देखें तो मीडिया में जो है वो ड्रग एडिक्ट्स के हवाले से न्यूज़ तो आती हैं, लेकिन बाकायदा अवेयरनेस प्रोग्राम्स जो हैं चैनल्स नहीं चलाते। तो अवेयरनेस प्रोग्राम्स हों
साथ में कोई हमारे इंटरटेनमेंट के जो चैनल्स हैं उसके अंदर भी कोई ड्रामाज जो हैं इस टॉपिक के हवाले से ज़्यादा नहीं बनते, और बने तो शायद आप उसकी अवेयरनेस उसके ज़रिए दे सकें। दूसरा जो है एजुकेशन, किस किस चीज़ की अवेयरनेस चाहिए इसके अंदर, जिससे इनको ड्रग एडिक्ट्स ये जो है ज़्यादा बन सकते हैं और उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या हो सकते हैं। इसमें एजुकेशन चाहिए। सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़, एसटीडीज़ कहा जाता है कि सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ उसमें जो है वो जाती हैं हस्बैंड से वाइफ और वाइफ से हस्बैंड में जो है वो ट्रांसफ़र हो सकती हैं। वो यानी ड्रग एडिक्शन का जो है आस्पेक्ट। फिर सेफर सेक्स की बात की गई है, फैमिली प्लानिंग की बात की गई है, इंजेक्शन की टेक्निक्स की बात की गई है। तो जो भी टेक्निक्स आप इस्तेमाल करते हैं फैमिली प्लानिंग की और इंजेक्शन की टेक्निक्स की, तो इंजेक्शन किसी का इसलिए हम कहते हैं इस्तेमाल ना किया जाए। अगर आप किसी का यूज्ड इंजेक्शन यूज़ करते हैं या ऐसे सस्ते क्लिनिक्स में जाते हैं जहाँ पर ऑलरेडी लोगों ने जो है उसी एक इंजेक्शन को डिसैनिटाइज करके और उसी से सबको इंजेक्शन लगाते जाते हैं, अक्सर जो है वो मोहल्ले के नेबरहुड के जो क्लिनिक्स होते हैं, जो लोकल डॉक्टर्स आते हैं, उनके कंपाउंडर्स पैसे बचाने के लिए जो है वो ऐसे अंडर हैंड काम करते हैं। तो आप जो है वो इसमें ये कर सकते हैं, अवेयरनेस हो कि इंसान जो है वो 10 रुपए का इंजेक्शन मिलता है, 10 रुपए का इंजेक्शन अपने साथ वो ले जाए, ताकि और जो इंजेक्शन लगे उसको फौरन तोड़ के डस्टबिन में फेंके, ताकि दूसरा शख्स कभी भी उसको इस्तेमाल ना कर सके। अक्सर ये होता है कि जो गार्बेज में आप फेंकते हैं या इसका मटीरियल, जो हॉस्पिटल का मटीरियल फेंका जाता है, उसका ख़ास जगहों पर फेंका जाता है, आम जगहों पर नहीं फेंका जाता। लेकिन जो सस्ती हॉस्पिटल्स हैं या इस किस्म की हॉस्पिटल्स हैं जहाँ पर ये फैसिलिटी नहीं है, गवर्नमेंट में उल्टा ज़्यादा फैसिलिटी है, वो क्या करती हैं कि वो आम डम्पस्टर्स में डाल देती हैं अपने गार्बेज को। तो जो डम्पस्टर्स में डाल देती हैं गार्बेज को, तो वो डम्पस्टर्स जो हैं वो उसमें बच्चे, छोटे बच्चे या जो कचरा जमा करते हैं वो इस चीज़ को अलग करते हैं, उसको बेचते हैं। फिर कुछ जो है घरों के अंदर ही इसको डिसैनिटाइज या गर्म पानी से धो के उसको दोबारा से रीपैकेजिंग करके जो है वो मार्केट में सस्ती दुकानों पर जो 2 नंबर काम करते हैं उसके पास बेचा जाता है। तो ये एक बहुत बड़ा इशू नज़र आता है इसमें। ये आगे भी इसका जिक्र है। हेल्थ केयर के जो पूरा यूनिट है हमारे यहाँ, हेल्थ केयर का पूरा डिपार्टमेंट काम करता है। उसके अंदर डिजीज़, इन्फेक्शियस डिजीज़ और स्क्रीनिंग और इम्यूनाइजेशन, इस पर बड़ा काम होता है। यानी वैक्सीनेशन पर काम हो रहा है, बच्चों की वैक्सीनेशन पर काम हो रहा है, फिर इसकी इम्यूनाइजेशन पर काम होता है हेल्थ केयर में, और स्क्रीनिंग ये की जाती है कि कौन सी डिजीज़ हैं, क्या नहीं है। इन्फेक्शियस डिजीज़ जो एक से शख्स से दूसरे शख्स में लगती है, जैसे ये वाली कोविड-19 लगती है, उसको इन्फेक्शियस डिजीज़ कहते हैं। ये इन्फेक्शियस डिजीज़ जो हैं वो ऐसी, जब ड्रग एडिक्ट्स होते हैं, अगर किसी एक को ये प्रॉब्लम है तो दूसरे को ट्रांसफ़र होता है। जैसे अक्सर एडिक्ट्स देखा है कि ये शेयर करते होते हैं, इंजेक्शन शेयर करते हैं, अपनी जगह शेयर करते हैं जहाँ पर ये बैठ के एक साथ पी रहे होते हैं। जिस स्पून के अंदर वो बर्न करके पी रहे होते हैं, जला के पी रहे होते हैं, वो भी स्पून शेयर करते हैं। तो जो डिजीज़ेज़ एक शख्स की हो सकती हैं, जैसे एक शख्स को अगर एड्स है तो इंजेक्शन के ज़रिए अगर वो उसका इंजेक्शन यूज़ करता है, इंजेक्शंस यूज़ करते हैं दूसरे ड्रग एडिक्ट, तो उनके अंदर सिर्फ ड्रग एडिक्शन नहीं ट्रांसफ़र होता, बल्कि वो डिज़ीज़ भी ट्रांसफ़र हो जाती है। वो एड्स जैसे कुछ डिज़ीज़ भी ट्रांसफ़र हो जाती है, जैसे एसटीडीज़ ऊपर बताया, एड्स बताया, ये ट्रांसफ़र हो जाती हैं। तो यहाँ पर जो है वो इसी से दूर रखने के लिए जो है हेल्थ केयर यूनिट, ये हमारा हेल्थ इंस्टीट्यूशन है, उसकी ये स्क्रीनिंग करता रहता है, इम्यूनाइजेशन करता है। लेकिन अगेन कि हर एक के स्ट्रीट में आप लोगों के बिहेवियर को कंट्रोल करना आपके लिए बहुत मुश्किल है। फिर ओरल ड्रग्स जो मिलती हैं मार्केट्स में, जो मतलब गले के थ्रू खाई जाती है डायरेक्ट, क्योंकि हेरोइन जो है वो स्मोक की जाती है या स्निफ की जाती है, नाक से स्निफ करते हैं या स्मोक करते हैं, या उसको जो है वो अगेन जो है वो ज़बान जो मुंह से खाते हैं, तो वो भी ज़्यादातर कोशिश सबसे ज़्यादा लगती है नाक से। इस वजह से सब सब जो है वो नोज़ से स्निफ करते हैं, डायरेक्ट पाउडर स्निफ करते हैं,
या उसकी इनहेल करते हैं उसको, स्मोक को। जो ओरल ड्रग्स हैं जो डायरेक्ट गले से लेते हैं, जिसमें हमने आपको बताया था एक्सटेसी के बारे में बात की थी हमने, जैसे पीछे हमने आपको बताया था कि ये एक्सटेसी है, ये ओरल जो नज़र आती है ये ओरल है। ये वाली जो टैबलेट्स नज़र आती हैं ये ओरल ड्रग्स हैं। तो ये ओरल ड्रग्स जो हैं ये इसके हवाले से इसकी सब्स्टिट्यूट क्या है, तो बहुत सारे लोगों को हमने कहा था कि सब्स्टिट्यूट क्या था कि कफ सिरप पी लेते हैं, नींद की दवाइयाँ खाते हैं उसके अंदर, जिसके अंदर कोडीन होती है, और कोडीन जो है वो एक नशा आवर दवाई है जो आपको नींद, बेसिकली वो नींद के लिए होती है कोडीन, और आपको रिलैक्स करने के लिए होती है। तो वो रिलैक्सेंट्स जो मिलते हैं मार्केट में अवेलेबल वो ले लेते हैं, तो वहाँ पर ये बैन की गई है। ये प्रोग्राम्स भी इंटरवेंशन में हुए हैं पाकिस्तान में, और अब आपको जो है ड्रग्स नहीं मिलती, जिसमें फार्मास्यूटिकल कंपनीज बनाती ही नहीं है ड्रग्स, ड्रग्स बनाती है उसके अंदर जो है सिर्फ और सिर्फ एंटी एलर्जीज में, एंटी एलर्जी की जो ड्रग्स होती हैं कुछ, उसके अंदर जो है वो कोडीन होती है। कफ सिरप में थोड़ी सी कोडीन होती है, अब तो बहुत सारे ऐसे कफ सिरप है जिसमें कोडीन ख़त्म कर दी गई है, नहीं है, लेकिन नींद की दवाइयों में कोडीन होती है। तो ये ड्रग एडिक्ट्स जो हैं वो नींद की दवाइयाँ ले लेते हैं, लेकिन इसके लिए बहुत अच्छा सिस्टम ये किया गया है कि फार्मास्यूटिकल कंपनीज ने और डॉक्टर्स के साथ मिलकर जो है एक प्रोग्राम जो बनाया था हेल्थ इंस्टीट्यूशन के साथ मिलकर, उसमें कि विदाउट प्रिस्क्रिप्शन जो है वो ओरल ड्रग्स आप इस किस्म की नहीं दे सकते जिसके अंदर किसी किस्म की भी नशा आवर दवाई या नशा आवर केमिकल शामिल है। तो ये एक एस्पेक्ट है। और फिर बहुत सारे फार्मास्यूटिकल कंपनीज का लाइसेंस मनसूख कर दिए, ड्रग स्टोर्स के लाइसेंस को ख़त्म कर दिया, बंद कर दिया, तो इसकी वजह से लोग जो है वो खुद भी विजिलेंट हो गए हैं। साथ में आप अगर चले जाएं उसमें मोहल्ले की इसमें भी, तो अगर आप ड्रग एडिक्ट हैं तो आपको देखते ही समझ जाएंगे, पहचान जाएंगे कि आप किस किस्म के हैं। इस वजह से आपको एज अ ड्रग एडिक्ट कभी भी चीज़ें अवेलेबल नहीं मिलेगी। हाँ, कोई शख्स ऐसा जाता है जो नॉर्मल है, और तो फिर उसमें आपको नज़र आता है कि हाँ उसको हो सकता है मिल जाए विदाउट प्रिस्क्रिप्शन के। वही मैंने जो पहले भी बताया था कि विदाउट प्रिस्क्रिप्शन के हम मोहल्ले की ड्रग स्टोर्स पर जाते हैं तो हमें, हम नाम लेते हैं दवाई का और वो हमें दे देते हैं, वैसे उनको अलाउ नहीं होता देना। फिर नीडल एक्सचेंज प्रोग्राम शुरू किए थे। नीडल एक्सचेंज प्रोग्राम में कि जो यही बता रहे हैं कि एक पेशेंट दूसरे पेशेंट के साथ नीडल एक्सचेंज करता है, एक ड्रग एडिक्ट दूसरे ड्रग एडिक्ट के साथ जब नीडल एक्सचेंज करता है तो एक की बीमारी दूसरे में आती है, एक के अंदर जो मसाइल हैं, खराबियां हैं, वो इन्फेक्ट करती हैं दूसरे को भी। इसीलिए नीडल एक्सचेंज प्रोग्राम्स में ये आस्पेक्ट किया गया कि लोग जो हैं वो यूज़ करेंगे मशीन जिसके अंदर उनके इंजेक्शंस को तोड़ दिया जाएगा और गार्बेज में नहीं फेंका जाएगा। तो इसको हम एक डिस इंसिनेटर होता है, डी इंसिनेटर होता है, वो क्या करता है कि जितनी भी इस किस्म के गार्बेज है उसको ब्रेक करके एक रीयूजेबल के अंदाज में बनाता है या उसको डिस्कार्ड कर दिया जाता है। तो मुख्तलिफ ऐसे डी इंसिनेटर्स जो हैं, इंसिनेटर्स कहते हैं उसको, इंसिनेटर्स लगाए गए हैं गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में, लगाए गए हैं। WHO ने भी हमारी मदद की है इसमें लगाने में, अभी भी लग रहे हैं, मैंने शायद बताया था, मुझे याद नहीं है, लाड़काना में लग रहा है, इसी तरह इंटीरियर सिंध में 5 जो हैं वो इंसिनेटर्स लग रहे हैं। पाकिस्तान में अब कंपनीज हैं जो खुद इंसिनेटर्स बनाती हैं, प्राइवेट हॉस्पिटल्स में तो इंसिनेटर्स लगे हुए होते हैं। तो उसके अंदर क्या होता है कि इतना हाई डिग्री पर 1200 डिग्रीज तक जो है वो बर्न किया जाता है। हमारा जो बॉइलिंग वाटर बॉयल होता है वो 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर बॉयल होता है वाटर, पानी अगर उबालें तो ये 1200 सेंटीग्रेड तक जो है इसका टेम्परेचर जाता है इंसिनेटर का, और उसके अंदर इस तरह की ड्रग्स या जो ब्लड लग जाता है कॉटन में, और जो ऑपरेशन होता है, सर्जरी होती है, उसके अंदर जो मटेरियल निकलता है, वो डिस्पोज करने का मटेरियल निकलता है, तो उसको बर्न करके जो है वो किया जाता है ताकि कहीं पर इस्तेमाल ना हो। तो सिर्फ नीडल एक्सचेंज प्रोग्राम शुरू नहीं हुआ बल्कि दूसरे प्रोग्राम भी शुरू हुए जिसकी वजह से
लोगों को अब नीडल्स वगैरह अब गार्बेज में नहीं मिलती हैं। हाँ, हाउस होल्ड में हम घरों में इस्तेमाल करें नीडल्स को किसी एक काम के लिए, तो हो सकता है कि वो हमारे हाउस होल्ड के गार्बेज के ज़रिए मिल जाए, लेकिन वो इतनी ज़्यादा बड़ी तादाद नहीं होती। तो इम्पैक्ट ये पड़ा है कि लेकिन इतनी सस्ती है कि कोई भी खरीद सकता है। तो एक शख्स जो ड्रग खरीद सकता है तो उसको नीडल खरीदने में कोई मसला नहीं है, और फिर वो एक नीडल को इतने दिनों तक चलाता है, इतने दिनों तक चलाता है कि वो नीडल के अंदर इसका ब्लड भी जा रहा होता है और किसी और का ब्लड भी जा रहा होता है। इस तरह से इनकी डिजीजेस ट्रांसफर होती हैं। फिर इंटरवेंशन में ये किया गया है कि जो दूसरी सर्विसेज हैं, मेडिकल तो एलोपैथी हो गया आपका, साइकेट्रिक सर्विसेज, ऑब्स्टेट्रिक सर्विस, डेंटल, सोशल, फोरेंसिक, ये जितने भी हमारे पास जैसे हैं, हिकमत है, हमारे पास होम्योपैथिक है, हमारे पास जो डॉक्टर्स हैं मुख्तलिफ जगहों के, जैसे डेंटिस्ट जहाँ से दांतों से आना और दांतों से ट्रांसफ़र हो सकता है, और फिर चाहे चाइल्ड होता है वहाँ पर मैटरनिटी क्लिनिक्स। तो जो डॉक्टर्स हैं, जो हेल्थ वर्कर्स हैं, उनको एक अवेयरनेस प्रोग्राम दिया गया है, उनको सर्विसेज को लिंक किया गया गवर्नमेंट से, और उनको ये बताया गया है उसमें कि किस तरह से आपने डिटेक्ट करना है ड्रग एडिक्ट्स को, और किस तरह से आपको बचाना है अपने दूसरे पेशेंट्स को भी और उस पेशेंट को भी जो उसमें ड्रग्स के साथ या किसी डिजीज़ के साथ आता है। तो ये चंद इंटरवेंशंस जो हैं वो गवर्नमेंट के अपने प्रोग्राम्स हैं जो गवर्नमेंट ने किए हैं ताकि जो ड्रग एडिक्ट्स को ड्रग एडिक्शन को कम किया जा सके। लेकिन इसके बावजूद ड्रग एडिक्शन जो है वो कम नहीं हुआ, वो बढ़ता जा रहा है। और ड्रग एडिक्शन क्यों बढ़ता जा रहा है? वो इसलिए, इसके फैक्टर्स ये हैं कि अवेलेबिलिटी ऑफ ड्रग्स अभी भी हमारे मुल्क में अवेलेबल है ड्रग्स, और जब अवेलेबल होंगी और सस्ती अवेलेबल होंगी तो लोगों की पहुंच से नज़दीक होंगी। तो यहाँ पर हमारे पास जो है, जब तक हम सोल्यूशन और मेजर्स में ड्रग्स की अवेलेबिलिटी को नहीं रोकेंगे, एंटी नार्कोटिक फोर्स जो है अपना काम और सख्त ना कर दे, बॉर्डर्स को और सख्त ना बना दिया जाए, लोगों को और रिहेबिलिटेशंस बनाना ज़्यादा ज़रूरी है। हमारे पास रिहेबिलिटेशन सेंटर्स भी मौजूद नहीं है कि ड्रग एडिक्ट्स का इलाज किया जा सके, इसीलिए। और पुलिस भी जो है वो पकड़ भी लेगी ड्रग एडिक्ट्स को तो किस हॉस्पिटल में भेजेगी? हॉस्पिटल्स कोई है नहीं, प्राइवेट इदारे या बहुत महंगे होते हैं, और एनजीओज के पास इतने ज़्यादा रिसोर्सेज नहीं है कि बहुत ज़्यादा ड्रग एडिक्शन के सेंटर्स खोले। तो एनजीओज ने भी ड्रग एडिक्शन के जो सेंटर्स खोले हैं उनकी तादाद भी जो है वो कम है। तो उसके अंदर एक वक्त में 250 पेशेंट्स, 300 पेशेंट्स होते हैं, और इससे ज़्यादा कैपेसिटी नहीं है। और हमारे यहाँ जो ड्रग एडिक्ट्स की तादाद है वो हंड्रेड्स में नहीं है, वो लाखों में नज़र आती है। इसलिए रिहेबिलिटेशन सेंटर के लिए हमें गवर्नमेंट के पास रिसोर्सेज नहीं है, तो प्राइवेट इदारे या सोशल वेलफेयर के इदारों को रिहेबिलिटेशन सेंटर्स खोलने होंगे, तो ही हम इसको ड्रग एडिक्ट्स को जो है ट्रीटमेंट प्रोवाइड कर सकेंगे। तो वन ऑफ द सोल्यूशन ये है। दूसरा सोल्यूशन ये है, फैमिली की इन्वॉल्वमेंट ट्रू होनी चाहिए, जिसके अंदर फैमिली जो है पैसा देना बंद करे उनको, और उनको जो है एम्पावर ना करे ताकि वो और ख़रीदे ना। और स्ट्रीट्स पर जो मिलती हैं ड्रग्स, जो लोकली ड्रग्स बनती हैं, उस पर जो है वो ज़्यादा नज़र रखनी चाहिए लॉ एंड इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ को और एंटी नार्कोटिक फोर्स को। तो ये कुछ चंद जो हैं इंटरवेंशंस हैं और चंद जो हैं वो सॉल्यूशंस हैं जो ट्रीटमेंट के बाद जो है वो ज़रूरी है, वरना एक शख्स जो है दोबारा से रिलैप्स कर सकता है। रिलैप्स का वर्ड यूज़ किया था शायद मैंने पहले भी। रिलैप्स का मतलब ये है कि वो दोबारा ड्रग एडिक्शन की तरफ आ सकता है। अल्कोहलिक है तो दोबारा अल्कोहल पीने की तरफ आ सकता है। तो यहाँ तक हम इसको एंड कर रहे हैं हमारा, कि हमारा ड्रग एडिक्शन का टॉपिक कंप्लीट हुआ।